आज हमारे साथ हैं बीजेपी नेता, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक और पेशे से एक डॉक्टर पंकज गुप्ता जी। चलिए करते हैं आज उनसे कुछ चुनावी बातें और जानते हैं क्या कुछ रहने वाला है इस बार बीजेपी का प्रदेश में हाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है मुद्दों की बात, जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अलवर शहर से बीजेपी टिकट के लिए आपकी दावेदारी की चर्चा जो है खासा जोरों पर है। आपकी इस दावेदारी का आधार क्या है और बात तब तक कहां तक बनी है? सभी को नमस्कार। देखिए, राजस्थान और अलवर जो है वो अपराधों की एक नगरी और प्रदेश बना हुआ है। पूरे देश के अंदर राजस्थान जो है अपराधों में नंबर 1 है और प्रदेश के अंदर अलवर जो है अपराधों में नंबर 1 है। हम जो है हमारी संस्था ब्रजभूमि कल्याण परिषद के माध्यम से जेल, पुलिस, यूनिवर्सिटी और तमाम पब्लिक के बीच में अपराध मुक्त समाज निर्माण की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रदेश की या क्षेत्र की या शहर की या विधानसभा की या जिले की कोई बात होती है और सबसे पहली कोई आवश्यकता है तो वो अपराध मुक्त समाज की है। और अपराध मुक्त समाज निर्माण जब तक नहीं होगा, अपराध के ऊपर रोकथाम जब तक नहीं लगेगी, जब तक जो है हम जो है इस देश को, प्रदेश को और शहर को और ज़िले को और सही जो है नेतृत्व नहीं दे सकते। इसलिए अपराधों की रोकथाम जरूरी है। हम इस पे नित्य प्रतिदिन काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। एक बड़ी लकीर हमने खींची है और इसलिए हम जो है ये समझते हैं कि हमारा जो है काम है इसको जनता भी देख रही है और सब लोग देख रहे हैं। सर, मौजूदा वक्त में जो हमारे अलवर शहर के विधायक हैं संजय शर्मा जी, उनकी कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं जो है वो भाजपा के विधायक हैं और ठीक है, तो वो हमारे नेता हैं, तो उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। और मैं समझता हूँ जो है मुझे अपने बारे में अगर आप पूछेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जैसे कि आपने कहा कि आप उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अलवर शहर में अगर विकास की बात की जाए या काम की बात की जाए, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कितना काम आपको दिखता है कि अलवर शहर में हुआ, और अगर आपको पार्टी टिकट देती है, आप जीत कर आते हैं, तो कौन सी ऐसी कमियां आपको अभी नज़र आ रही हैं जो आप पूरी करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो इस विधानसभा को, शहर को और अपराध मुक्त की ज़रूरत है, तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर जो लगाम लगनी चाहिए थी वो लगाम नहीं लगी है और पुलिस प्रशासन चाक चौबंद नहीं है, अपराधों के ऊपर जो है रोकथाम नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है वो अपराधों के ऊपर रोकथाम की है। और हमें अगर टिकट मिलता है, मुझे अगर पार्टी इसके लिए बनाती है, प्रत्याशी बनाती है, तो मैं जो है सबसे पहला काम जो है वो यही है कि प्रशासन को और पुलिस को चाक चौबंद करके अपराधों के ऊपर रोकथाम करनी पड़ेगी। महिलाओं के ऊपर जो बच्चियों के साथ जो गलत काम होता है, अत्याचार होता है, छोटी छोटी घरों में चोरियां हो रही हैं, कोई चेन स्केचिंग कर रहा है, कोई पेट्रोल निकाल के ले जा रहा है गाड़ियों से, कोई गोलीबारी हो रही है, कहीं पर गोलियां चल रही हैं, तो ये तमाम तरह की जो अपराध हो रहे हैं इनके ऊपर रोकथाम जरूरी है, सबसे पहला काम। दूसरा जो है, शहर पूरा गंदा पड़ा है, पूरा शहर अस्त व्यस्त है, नालों की सफाई नहीं हो रही है, सड़कों की सफाई नहीं हो रही है और तमाम शहर, छोटा सा शहर है, पर्यटन सिटी है, तमाम तरह की हमारे पास यहाँ पर चीज़ें हैं। यहाँ पर पांडुपोल है, नीलकंठ है, मूसी महारानी की छतरी है, सागर है, बाला किला है, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर हम जो है अपने पर्यटन को बढ़ाएं, पर्यटन कैसे बढ़ाएंगे? पर्यटन बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी। बाहर से पर्यटन आता है, उसको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। दूसरा, हमें सफाई देनी पड़ेगी। तीसरा, हमें इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर हम ये 3 काम कर देंगे तो हम पर्यटन के द्वारा इतना पैसा कमा सकते हैं कि हमारा जो छोटा दुकानदार है, हमारा जो गरीब तबका है, उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो हम इस के ऊपर काम करना चाहेंगे। तीसरी बात, अलवर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है।
हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी झीलें होने के बावजूद, इतनी ज़बरदस्त सिलीसेड की झील है, जयसमंद की झील है, सिलीसेड और जयसमंद की झील के बीच में अतिक्रमण किया हुआ है। सिलीसेड से लेकर के अलवर में स्टेट टाइम में पानी आता था, वहाँ अतिक्रमण किया हुआ है। तो पानी की समस्या, हम कहते हैं मैंने कहा बीसलपुर बांध की जरूरत नहीं है, हमें सिलीसेड से पानी ला सकते हैं। हम क्यों नहीं ला सकते हैं? सिलीसेड से हम पानी लाने की व्यवस्था करें, जो कम पैसे में बहुत जल्दी ये काम हो सकता है और अलवर की प्यासी जनता को इससे निजात मिल सकती है। पानी की आपने बात निकाली। अलवर ग्रामीण से जो मौजूदा विधायक हमारे टीकाराम जूली जी, उनका एक बयान थोड़े टाइम पहले आया था कि मेरी लाश पे से होकर आपको गुजरना होगा, लेकिन मैं पानी नहीं आने दूंगा यहाँ पर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर वही बात है, वो इस तरह की जो बातें जो कोई करता है कि अलवर की जनता को प्यासा रख देगा तो उसको तो जनता जवाब देगी, तो मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अलवर की जनता को या किसी भी क्षेत्र की जनता को या किसी भी यहाँ की जनता है, उनको प्यासा रखना ये सही नहीं है, उचित नहीं है, और ये जो है राष्ट्रद्रोह है। ये प्रदेश की जनता के संग, क्षेत्र की जनता के संग गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पानी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। गहलोत सरकार की स्कीमों के बारे में तो सबको पता ही है, जिस तरीके से उन्होंने 10 जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, और अब उनके ऊपर उन्होंने इनामी राशि भी रखी है कि जो भी इसका लाभार्थी होगा वो वीडियो बनाएगा, उसको हम जो है एक इनामी राशि देंगे। तो आपको लगता है कि इन सारी योजनाओं से या इन ये जो वीडियो के थ्रू जो वो बोल रहे हैं कि इनामी राशि देंगे, इससे क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार रिपीट करने में गहलोत जी कामयाब रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। प्रदेश की और जिले की जनता समझ चुकी है, इनके हथकंडों को समझ चुकी है। पूरे 5 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया है। पूरी सरकार जो है सत्ता संघर्ष में लगी रही है और आज तक वो सत्ता संघर्ष जारी है, और उसमें इतनी आकंठ तक डूबी हुई है कि ये तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है और मतदाताओं को लुभाने के लिए। लेकिन हमारा मतदाता जागरूक है और वो समझ गया है कि इस तरह की चीज़ों को नहीं आने देगा। ये जो है हमारी जब यहाँ पर जो तमाम तरह की जो हमारी जयंती निकलती है और हनुमान जयंती निकलती है, तमाम तरह की उनके ऊपर पत्थरबाजी करवाते हैं और ये जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और वहाँ पर चांदपोल के अंदर खुले में नमाज पढ़वाते हैं। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली और सत्ता संघर्ष में लगने वाली जो ये सरकार है, गहलोत की सरकार है, इससे जो है सब लोग समझ गए हैं और ये किसी भी हालत में इनके हथकंडे पूरे नहीं होंगे। सर, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के बैनर तले आपने मेवात विकास बोर्ड की तरह ब्रज क्षेत्र बोर्ड बनाने की मांग उठाई है, इसके पीछे का सर आधार क्या है? देखिए, जो ब्रज का क्षेत्र है वो श्री कृष्ण की लीला भूमि है। श्री कृष्ण की लीला भूमि जो है अगर हो सकती है तो वो श्री कृष्ण की हो सकती है। ब्रज भूमि कल्याण परिषद ब्रज क्षेत्र की सुरक्षा, अस्मिता, विकास, गौरव और इसके लिए संघर्षरत है और आज से नहीं है, 35 वर्षों से संघर्षरत है। 20 फरवरी 1987 को तत्कालीन हरदेव जोशी सरकार ने और एक विकास का नहीं विनाश का बोर्ड मेवात विकास बोर्ड बनाया था और वो संविधान के खिलाफ बनाया था। संविधान के खिलाफ क्यों बनाया था ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ था, हमारा संविधान लिखा गया था। उस संविधान के अनुसार किसी भी क्षेत्र का नामकरण, चाहे कितने भी किसी भी धर्म के लोग रहते हो, आप धर्म के आधार पर नहीं कर सकते। आप उस क्षेत्र का नामकरण आप क्षेत्र के आधार पर कर सकते हो, आप उस जगह के आधार पर कर सकते हो, लेकिन आप जो है धर्म के आधार पर उसका नामकरण नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, उन्होंने भरतपुर और अलवर की वो पंचायत समितियां जो ब्रज क्षेत्र में आती हैं, ब्रज क्षेत्र के अंदर हमारे आदि तीर्थ हैं, तमाम तरह के आदि वृंदावन है का चांद जो है बहुत सारे हमारे तीर्थ हैं। उन तीर्थों के स्थान पर आप जो है मेवात का नामकरण कर रहे हो। किसी का नामकरण कोई एक ही हो सकता है ना, ये थोड़ी हो सकता है कि खान और सिंह एक साथ हो सकता है। तो वो हमारा ब्रज क्षेत्र है, हम ब्रज क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और ब्रज क्षेत्र के लिए हम करते रहेंगे और यही हमारी मांग है कि हमारी जो मांग है उसके कारण ये जो है गहलोत सरकार को मजबूरन ये ब्रज विकास बोर्ड धार्मिक बनाने की घोषणा करनी पड़ी। हम उसका स्वागत करते हैं।
सर, गहलोत सरकार ने जिस तरह से कई जातियों के वोटों को साधने के लिए करीबन एक एक करके 15 नए बोर्ड तैयार कर दिए, जैसे कि अभी श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया था, इसके पीछे के आपको क्या क्या लगता है? यही एक कोई राजनीतिक इसके पीछे और कोई आधार है, या सिर्फ और सिर्फ वोटरों पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बजट तो है नहीं इनके पास? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजस्थान की सरकार है वो आकंठ तक कर्ज में डूब चुकी है, और इस गहलोत ने हमारी भोली भाली जनता को आकंठ तक कर्ज में डुबो दिया है। और ये जो है विकास तो कुछ कर नहीं रहे हैं, और तमाम तरह की घोषणाएं कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये राजनीति फ़ायदा लेने के उद्देश्य से इन्होंने ये घोषणाएं कर रहे हैं, जो घोषणाएं पूरी होने की कगार पे नहीं है। और जब सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं तो इनको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। सर, ब्रजभूमि कल्याण परिषद के बैनर तले आपने अलवर शहर की कई समस्याओं को सामने रखा है और उनका आपने समाधान भी निकाला है। ऐसे ही एक मुद्दा है लव जिहाद, जो कि पूरे देश में इस वक्त खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको लगता है कि लव जिहाद के मामले इस वक्त, अगर राजस्थान की बात करें, अलवर शहर की बात करें, कम हुए हैं पहले से, या इनको और ज़्यादा जागरूक करने के लिए आगे आके बात करने की ज़रूरत है? देखिए, ये हमारी योजना चल रही है कि जो है सभी लोगों को धर्म का ज्ञान हो, और जो धर्म है वो तो एक ही है, और वो है सभी के साथ न्याय, सबके साथ न्याय। और वो ही सनातन धर्म जो है सर्वे भवन्तु सुखिना पर चलता है और सबके साथ न्याय की बात करता है। अलवर और पूरे राजस्थान के अंदर धर्मांतरण के बहुत ज़बरदस्त किस्से हो रहे हैं। तमाम तरह के गली मोहल्लों में और तमाम जगह पर धर्मांतरण चल रहा है। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए हम बहुत जो है कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा लव जिहाद के लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इस तरह की बच्चियों को जो बहला फिसला कर और हिंदू नाम के साथ हिंदू नाम रख कर के जो दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो जो दूसरे नाम रखते हैं, हिंदू नाम रखते हैं, कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं। अभी पिछले दिनों जो है ऐसे होटलों को भी पकड़ा है जो हिंदू नामों से जो इन्होंने होटल चला रखे थे। तो ये जो है इस तरह की जो बातें करते हैं, तो इसके लिए कार्य करने की ज़रूरत है, कानून भी बनने की ज़रूरत है और लगाम लगने की ज़रूरत है। हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए आप तो अपने स्तर पे कर ही रहे हैं। मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ ये जानना चाहूँगी, क्या परिवारों को भी इसमें आगे आना होगा? उन्हें भी अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में शिक्षा देना आपको कहाँ तक ज़रूरी लगता है? क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं ये परिवार से ही होती है। देखिए, बिल्कुल धर्म की चर्चा हर परिवार के अंदर होनी चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिरों में जाओ, मस्जिद में जाओ, गिरजाघर में जाओ और सिर्फ हाथ जोड़ लो और अपने परिवार की खुशी के लिए बात कर लो। धर्म तो एक ही है, और वो धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा। किसी ज़माने में, आज से 5,500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धरती पर, जब उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धारी किम कर्तव्य मूढ़ हो गया था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था, वो धर्म के बारे में मोहचित हो गया था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसको यही ज्ञान दिया था। उसने जब कहा था कि मैं जो है इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे नाना है, दादी हैं, पोते हैं, गुरुजन हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तू राजपुरुष है, और राजपुरुष का प्रथम कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है, प्रजा की रक्षा करना है। और वो जो लोग हैं, मान लिया तेरे निकटजन है, गुरुजन है, प्रियजन है, लेकिन वो जो है अधर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए तेरे को मारना जरूरी है। और यही गीता का ज्ञान है कि सबसे पहले अगर हमको सोचना पड़ेगा, किसी को भी सोचना पड़ेगा, तो राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा। आदमी मंदिरों में जाता है, अपने और अपने परिवार के लिए मन्नतें मांगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने और अपने परिवार पर, अपनी सोसाइटी पर कोई हमला कर देगा, अपने राष्ट्र पर कोई हमला कर देगा, तो आपका परिवार सुरक्षित बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसलिए हमारा और हमारे किसी भी परिवार का, राष्ट्र का, प्रदेश का, क्षेत्र का अगर कोई प्रथम कर्तव्य है तो वो राष्ट्र का है। हमारी पूजा के अंदर राष्ट्र की भावना आनी जरूरी है। सर, इसी क्रम में मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है कि 12 जुलाई को पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे अलवर शहर में पधार रहे हैं। बहुत ही संयोग का मौका कहा जाए कि सावन का महीना है और वो अंतर्राष्ट्रीय शिव कथावाचक हैं। शिव की महिमा को अलवर शहर में घर घर तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। इस पर आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगी, क्योंकि वो भी इसी तरीके से सनातन धर्म को आगे तक लेके जाने के लिए सार्थक प्रयास कर रहे हैं। देखिए,
शिव जो है, शिव जी हमारे आराध्य हैं और भोले के जो इतने बढ़िया कथावाचक अलवर की धरती पर अवतरित कर हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में और इस कथा में पहुँचें। और प्रदीप शर्मा जी जो दीक्षित जी जो आ रहे हैं कथावाचक, उनको भी जो है बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो इस जो कथा के साथ, जो शिव भोले की कथा के साथ है, राष्ट्र चिंतन की भी जो है दिशा दें, राष्ट्र के बारे में भी बताएं कि जो हमारा जो धर्म है भक्ति के साथ शक्ति का भी है, राष्ट्र का भी है, तो राष्ट्र के बारे में भी चेतना वो जागृत करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज केंद्र सरकार के 9 साल कार्यकाल को पूरे हुए हैं, उनकी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ भी हमारे अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी ने वाहन रैली निकाली। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 9 साल के इन उपलब्धियों का आने वाले चुनावों में बीजेपी को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है और कौन सी ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको 2014 से पहले ले जाना चाहता हूँ। 2014 से आम लोग, आप और हम सभी लोग आपस में चर्चा करते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो राम भरोसे चल रहा है, ये भ्रष्टाचार का बोलबाला था, हर जगह आतंकवादी हमले हो रहे थे, कश्मीर से हमारे पंडित भाइयों को फेंक दिया गया था, भगा दिया गया था और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। है मतलब पूरे देश के अंदर तमाम इस तरह की चल रहा था कि ये देश बहुत जल्दी गर्त में पहुंच जाएगा। उस समय नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो सुरक्षा का किया, राष्ट्र को एक जो है चिंतन का दिया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया और पूरे देश के अंदर विकास की बागडोर लगा दी। नोटबंदी की, उस नोटबंदी के कारण से जो हमारे आतंकवादी और अतिवादियों और भ्रष्टाचारियों के पास पैसा जा रहा था वो पैसा खत्म हुआ, वो पैसा मुख्य धारा में आया। जाली नोट छपे हुए थे तमाम तरह के, उनके ऊपर लगाम लगी। इसके अलावा उन्होंने जनधन खाते खुलवाए। जो पैसा पहले राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपये में से 15 पैसे पहुंचता है, वो पैसा 1 का 1 रुपया अब जो है गरीब के खाते में पहुंच रहा है। ये जनधन खातों के कारण हो रहा है। पूरे देश के अंदर विकास की बाहर आई हुई है। आप देखिए, डेवलपमेंट के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, डेवलपमेंट हर आदमी अपने आप कर लेगा। हर आदमी, हर इंसान डेवलपमेंट करना चाहता है, उसको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह जगह सड़कें, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वंदे भारत, आप कमाल हो गया। ये युग पुरुष है, हमारे मोदी जी जो है युग पुरुष हैं, कमाल के हैं। तो इनकी तो हर चीज़ निराली है, हर चीज़ निराली है। उन्होंने पूरे देश के अंदर विकास की जो बयार ला दी है, उसके कारण उसको देख रही है, जनता देख रही है और ज़रूर जो है यहाँ पर जो है जनता इसको करेगी और बीजेपी की सरकार आएगी। सर, अलवर शहर की बात करें तो रोज़गार की समस्या, मेरे कई युवाओं से बात करी तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि पढ़ने लिखने के बाद उनको रोज़गार नहीं मिलता। और दूसरा पेपर लीक का मामला, जिनसे कि वो कांग्रेस सरकार से खासा नाराज़ इस वक्त हैं। देखिए, ये पेपर लीक और ये तमाम तरह की बातों के अंदर तो मैं कहूँगा ये जो कांग्रेस की सरकार है जिम्मेदार है, जिसने जो है ये ढोंग कर रखा है नौकरी देने का। नौकरी तो देती नहीं है और बेरोजगारों के पेपर जो है लीक कर देती है और तमाम तरह के जो है उनको परेशानियाँ होती है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट के लिए हमारे देश के अंदर इतनी पब्लिक है और इतने काम है, अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए कोई काम की कमी नहीं है। हमारे पास इतनी पब्लिक है। अभी हमारा शहर गंदा पड़ा है, अब सफाई वाले लगाओ ना। हर जगह पर्यटन की ज़रूरत है, आप लगाओ ना पर्यटन वाले। आप कहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इतना काम, जहाँ जाओगे वहाँ काम ही काम है। लेकिन ये सब शासन प्रशासन को देखने की ज़रूरत है कि हम जो है हमारा जो ये जो मैन पावर है, हमारा वर्क फोर्स है, इसको कहाँ काम में लें, इसको कहाँ डेवलपमेंट से जोड़ें, कहाँ विकास से जोड़ें। आप देखिए, मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट का काम चालू किया। स्किल डेवलपमेंट से क्या हुआ कि लोग छोटी छोटी चीज़ें सीख कर भी और नौकरियों पे लग रहे हैं, अपने उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं। वो चाइना जो है हर चीज़ वहाँ से बन के आती थी, काफ़ी सारी चीज़ें अब यहाँ पर बनने लगी हैं और उनके ऊपर लगाम लगी है और हमारे लोग ही बनाने लगे हैं। तो जो गवर्नमेंट के सेक्टर में नौकरी है, उनसे ज़्यादा जो नौकरी की संभावना और पैसे की संभावना है वो जो है अपने प्राइवेट सेक्टर में है।
अपने खुद के उद्योग धंधे में है। तो जितना आदमी खुद काम करेगा, अपने उद्योग धंधे पैदा करेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है प्रशासन और शासन को एक इच्छा शक्ति जगाने की। जिस तरह से आप देखिए मोदी जी ने सफाई के लिए एक शक्ति जगाई, तो उसके कारण सफाई चालू हुई, घर घर से कूड़ा उठने लगा। इसी तरह से आपको स्किल डेवलपमेंट और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, यहाँ के युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों के लिए जागरूक करना पड़ेगा, कुछ ऐसी सुविधाएं लानी पड़ेगी जिससे जो है उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अब डेवलप करें, और उद्योग धंधे छोटी छोटी चीज़ें हम बना सकते हैं जो डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो काम आएंगे हमारे। गहलोत सरकार के अगर अब तक के कार्यकाल की मैं बात करूं, सिर्फ 2 लाइन में अगर आप संक्षिप्त में मुझे इस पूरे कार्यकाल को अगर कहना चाहें तो क्या क्या कहेंगे? बिल्कुल बेकार। जिस प्रदेश के अंदर प्रदेशवासी सुरक्षित नहीं है, सबसे पहला काम जो प्रदेशवासी सुरक्षित ही नहीं है तो उसका क्या करेंगे? आज जो है जगह जगह चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, कभी कोई पपला आ रहा है, कहीं कोई गोलियां चल रही हैं थाने के अंदर से जो लेके जा रहे हैं, कहीं हमारे दूध मिष्ठान भंडार के ऊपर गोली चल रही है, कहीं बहरोड़ के अंदर गैंगवार हो रही है। तो ये तमाम, उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल का मर्डर हो जाता है। तो ये इस तरह की जो घटनाएं, सबसे पहला जो काम होता है शासन और प्रशासन का, वो जनता को और प्रदेश की जनता को सुरक्षा प्रदान करना होता है, उसके अंदर फेल रही है। रोजगार प्रदान करना होता है, उसके अंदर फेल रही है। सफाई प्रदान करना होता है, उसके लिए फेल रही है। और तमाम तरह की जितनी गतिविधियां सब में फेल रही है, और एक ही चीज़ में ये जो करती रहती है, ये सत्ता संघर्ष में लगी हुई है और आपस में ये लड़ रहे हैं। सर, अपने कन्हैयालाल मर्डर केस की बात करें जो उदयपुर में हुआ, चुनाव से पहले आजकल चाहे बीजेपी की बात कर रहे हैं चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दोनों की रैलियों में एक बार फिर से कन्हैयालाल जिंदा हो गए हैं। एक दूसरे पे आरोप पड़ने का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस सरकार का ये कहना है कि उन्होंने जैसे ही इस हत्याकांड की जानकारी मिली थी तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार किया था। अगर कन्हैयालाल के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है तो इसके पीछे बीजेपी की नाकामी है। देखिए, बहुत साल पहले बम विस्फोट हुए थे और बम विस्फोट के अपराधी जो है वो जो है छूट गए। कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, कितने लोग जो है अपंग हो गए थे, अपाहिज हो गए थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उनके वकीलों के द्वारा पैरवी नहीं की गई और वो पैरवी नहीं करने के कारण वो छूट गए। इसी प्रकार से जो कन्हैयालाल प्रकरण है उसके अंदर उस जो भग रहे थे उनको वहाँ के युवाओं ने जाके पकड़ा, सरकार ने नहीं पकड़ा। सरकार तो वाही ले रही है, लेकिन वहाँ के युवाओं ने उसको पकड़ा, उसको बाद में सरकार वाही ले रही है, उसकी भी पैरवी ढंग से नहीं कर रही है। अब तक उनको सज़ा मिल जानी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हो जाता है और आपकी सरकार सोई रहती है। इतने बड़े जो है प्रदेश के अंदर बम विस्फोट हो जाते हैं, बम विस्फोट के अपराधियों को वहाँ की वसुंधरा सरकार के द्वारा और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उनको उस पर पहुँचाया जाता है, आप पैरवी ढंग से नहीं करते हैं, उनको छुड़वा देते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? ये सरकार सक्षम नहीं है तो ये सरकार बिल्कुल बेकार है, नकारा है। सर, जयपुर में कुछ दिन दिल्ली में अगर हम बात करें तो थोड़े दिन पहले 4 घंटे की बड़ी मैराथन बैठक चली कांग्रेस की वहाँ पर, और ये बात निकलकर सामने आई कि अशोक गहलोत और हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में जो भी बयानबाजी खींचतान चल रही थी, चुनाव के मद्देनज़र राहुल गांधी ने दोनों का समझौता सुलह करवा दी है। आपको लगता है कि चुनाव के चलते वाकई में दिल मिल गए हैं या फिर अभी राजनीति कोई और चुनाव से पहले मोड़ लेगी कांग्रेस में? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इनके बीच में आपस में सत्ता संघर्ष 5 साल से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और ये जो बातें सामने आ रही हैं ये सब ढकोसला है, इसको मैं नहीं मानता। ये कुछ इसमें आपस में इनका सुलह समझौता होगा, ये इस तरह से लड़ते रहेंगे और ये कांग्रेस की लुटिया डुबो के मानेंगे। सर, एक बीजेपी नेता और ये आप राष्ट्रीय संयोजक के साथ साथ पेशे से सर एक डॉक्टर भी हैं। एक डॉक्टर के तौर पे आपने कई सूने घरों में किलकारियाँ गुंजा दी, कई सूनी गोद आपने भरी है। मैं एक डॉक्टर के तौर पे चाहूँगी कि अब तक के सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं और कौन सी बड़ी उपलब्धियाँ आप मानते हैं? देखिए, हमारे पास पूरे देश और प्रदेश से और विदेश से भी जो है निसंतानता से पीड़ित जो है दंपत्ति आते हैं
और जब उनकी सूनी आँखों के अंदर, उनकी कोख के अंदर हम देखते हैं तो उनके जो ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी को जब हम जो है अपनी कोशिश से जब आबाद होती है और उनके गोद भरती है तो उनके आँखों में जो खुशी देखने को मिलती है, तो उसके कारण से जो हमें खुशियाँ मिलती हैं उसकी मैं बयान नहीं कर सकता। किसी भी परिवार के अंदर बच्चा जो है खुशियों से भर देता है, तो वो जो है चीज़ जो है बच्चे का निर्माण का कार्य जो है, मैं एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ जो लैब के अंदर निर्माण कार्य मैं करता हूँ, तो वो जो भगवान ने मेरे को ये स्किल दी है और जिसके कारण से मैं करने लगा हूँ, तो उसके लिए परमपिता परमेश्वर को मैं जो है धन्यवाद देता हूँ। और हमारी जो उपलब्धियों में एक अभी उपलब्धि बहुत बड़ी थी कि जो अभी कानून बनने से पहले, अब तो कानून बन गया है कि आप 50 साल से 55 साल से ऊपर के दंपत्ति को IVF नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले जब कानून नहीं बना था तो उस समय एक 70 साल के दंपत्ति थे जो बांग्लादेश के युद्ध में जिन्होंने गोली खाई थी और उनकी पत्नी को जो है हमने HRT, मतलब बहुत बड़ी बात थी, 70 साल की महिला और 75 साल के पुरुष, और उनको कोशिश करके उनकी सूनी कोख को भरना और बच्चे का होना, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसके कारण से हमें बहुत खुशी हुई और वो ये बहुत बड़ी बात थी। सर, इस क्षेत्र में मैं बात करूँ तो राजस्थान चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से आप कहाँ पर पाते हैं इस फील्ड में? अलवर को देखिए, अलवर को जो है चिकित्सा फील्ड के अंदर वैसे बहुत सारे अस्पताल हैं, चिकित्सालय हैं, लेकिन फिर भी जो है सुविधाओं की कमी तो है यहाँ पर, और अच्छी सुविधाएं भी होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए और अच्छी मशीनरी भी होनी चाहिए। और बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं या बड़े बड़े मेट्रोज़ के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पर सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ पे गंदगी का आलम है, कोई समय पर नहीं आता है और बहुत बुरी स्थिति वहाँ पर है। तो इसलिए उन सुविधाओं को अच्छा करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार इसके अंदर नाकाम रही है। और ये तमाम तरह की चिरंजीवी घोषणा और तमाम तरह की भामाशाह की घोषणा तो कर देती है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं करती है। तो इसलिए चिकित्सा सुविधाओं के अंदर काम करने की बहुत ज़रूरत है। सर, चलते चलते मैं चाहूँगी आप हमारे ATL चैनल के माध्यम से चुनाव से पहले अलवर की शहर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजगढ़ के हमारे 300 साल पुराने मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे सालासर के अंदर राम दरबार के जो दरगाह है उसको तोड़ा गया, तमाम तरह के हमारे जो समाज के जो मानबिंदु हैं उनके ऊपर हमला किया गया, हमारी जो तमाम तरह की यात्राएं निकलती हैं उनके अंदर इनके द्वारा जो है पत्थरबाजी करवाई गई, तुष्टीकरण की राजनीति की गई, और जो है हमारी प्रदेश की जनता और अलवर की जनता जो है वो जो है सुरक्षा से बिल्कुल प्रताड़ित है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, तमाम तरह की चोरी डकैती और तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं। तो मैं अलवर की जनता से कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार ने पिछले जो है 9 साल के अंदर बेमिसाल काम किया है, और जो है अगर यहाँ पर आप जो है अलवर में भाजपा को जिताते हैं तो भाजपा में डबल इंजन की सरकार है, बहुत बढ़िया काम करेगी और जो अलवर के लिए सबसे पहले तो सुरक्षा प्रदान करेगी, दूसरा सफाई की व्यवस्था करेगी, तीसरी पानी की व्यवस्था करेगी। ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद बाकी चीज़ें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुप्ता जी, जिनका ये कहना है कि एक पेशे के तौर पे, डॉक्टर के तौर पे तो उन्होंने लोगों की काफ़ी सेवा की है और अब वो उम्मीद करते हैं कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है और वो जीत कर आते हैं तो इस जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहेंगे। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।